हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज हम 11th के ओसी में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। नोट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, इसलिए नोट्स निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन 9 में क्या है और मैं आपको क्वेश्चन 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्क। जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे बिजनेस में किस टाइप के रिस्क आ सकते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव देखे लास्ट लेक्चर में कि हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जिसमें हमने देखा प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी देखे एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी देखे। अब हम बिजनेस के रिस्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिजनेस में टू टाइप के रिस्क होते हैं, टू टाइप्स के रिस्क होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं नेचुरल रिस्क और दूसरा होगा मैन मेड रिस्क। नाउ दोनों को मैंने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप नोट्स अपने साथ रखेंगे। नेचुरल रिस्क में लिखा हुआ है द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क। कभी भी कोई नेचुरल रिस्क आता है तो पहले नेचुरल रिस्क होता क्या है वो समझते हैं। नेचुरल रिस्क मीन्स कुदरत की तरफ से कोई हमें रिस्क दिया गया, कुदरती आ गया, जिसमें हम ले सकते हैं कि सुनामी आ गई, अर्थक्वेक हो गया, या ऐसी कोई बड़ी मुसीबत हो गई जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते। समझो बारिश बहुत बढ़ गई, तो क्या आप बारिश को रोक पाओगे? नहीं, तो वो नेचुरल रिस्क है। बारिश ज़्यादा पड़ने की वजह से हमारे बिजनेस को लॉस हुआ, हमारे गुड्स खराब हो गए, तो दैट इज़ नेचुरल रिस्क। तो नेचुरल रिस्क पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ये बिज़नेस के ग्रोथ को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देता है, हमारे एसेट्स को डैमेज कर देता है। सपोज़ करो सुनामी आ गई, सुनामी में क्या होगा? एसेट्स हमारे डैमेज हो जाएंगे, हमारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब डैमेज हो जाएंगे। सो एसेट्स डैमेज हो जाते हैं। सेकेंड इज़ मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क मीन्स हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके द्वारा क्रिएट किया गया जो रिस्क है उसे मैन मेड रिस्क बोलते हैं, जिसमें कोई मैन इन्वॉल्व है। अब वो कौन से होते हैं मैन मेड रिस्क? तो फर्स्ट इज स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़। सपोज कीजिए आपने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर ले लिया है और उसी टाइम पर आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं, तो ये जो स्ट्राइक होता है इसे मैन मेड रिस्क कहा गया है। इसे हम रोक नहीं सकते, कुछ हद तक रोकने के हम ट्राई करेंगे कि ऐसा रिस्क ना हो, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करेंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये मैन मेड रिस्क है। सेकेंड इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उस टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमें अपने सारे मशीन्स चेंज करने पड़े, हमें अपना प्रोडक्शन प्रोसीजर चेंज करना पड़ा, तो इसे हम कहेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। और ये भी एक रिस्क है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। जैसे पहले के मशीन्स थे वो मैनुअल होते थे, अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मशीन्स आ रहे हैं वो टच स्क्रीन के साथ आ रहे हैं। अब अगर ऐसी मशीन्स आएंगी तो उन्हें यूज़ कैसे करना है ये भी एम्प्लॉयज़ को सिखाना पड़ेगा, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। पुरानी मशीन्स चली जाएंगी, उसका हमें स्क्रैप में वैल्यू मिलेगा। स्क्रैप की मीनिंग होती है भंगार, हमें वो स्क्रैप में सेल करनी पड़ेगी और नई टेक्नोलॉजी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये भी बिजनेस के लिए रिस्क है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड डिमांड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर का टेस्ट या डिमांड चेंज हो गया है। अब कस्टमर का टेस्ट या डिमांड कैसे चेंज हो गया है? तो आप देखेंगे पहले, अगर आज से 20 साल पहले की बात करूँ या 10 साल पहले की बात करूँ, तो मोस्ट ऑफ लोग स्कूटर यूज़ करते थे। स्कूटर क्यों यूज़ करते थे? उस टाइम पर स्कूटर का डिमांड क्यों ज़्यादा था? क्योंकि उस टाइम के फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सब उसे परचेज करते थे। अब स्लोली क्या हुआ कि सिर्फ उस टाइम पर ज़्यादातर मेल लोग जो थे, मेल वो सिर्फ स्कूटर चलाते थे, फीमेल्स नहीं चला पाती थी, उसमें किक मारना पड़ता था, गियर्स होते थे। फिर एक कंपनी लेकर आई एक्टिवा। एक्टिवा में उन्होंने कौन सी फैसिलिटी दी? एक तो आपको किक मारने की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट कर सकते हो एक बटन के साथ।
और दूसरा मेल फीमेल दोनों चला सकते हैं। तो ये देखिए अब जितने भी 90% लोग हैं वो एक्टिवा को प्रेफर कर रहे हैं। उससे होगा क्या कि घर में एक मेल मेंबर भी चला पाएगा, फीमेल मेंबर भी चला पाएगी। तो ये बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के जो उसकी सेल को बढ़ा रहे हैं। तो अब कस्टमर का जो डिमांड है वो चेंज हो गया, उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। अब कस्टमर्स जा रहे हैं अलग प्रोडक्ट के ऊपर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मीन्स जब एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती हैं आफ्टर इलेक्शन, जो पहले था अब वो नहीं है, दूसरी पार्टी आ रही है, तो ऐसे टाइम पर जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आते ही कुछ रूल्स में चेंजेस कर देते हैं, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उसकी वजह से भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जैसे कि सडनली जीएसटी आ गया, तो जीएसटी आने से बहुत सारे बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स हुई, बट कुछ बिजनेसेस को फ़ायदा भी हुआ है उसका। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, उनके डिसीजंस की वजह से चेंजेस आते रहते हैं। ये बिजनेस के लिए एक रिस्क है। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट एक्सेट्रा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जब भी कोई बिजनेस अच्छा प्रॉफिट करता है तो उसमें जो न्यू कमर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। न्यू कमर्स मीन्स नए लोग आकर उस बिज़नेस में ऐड होते हैं, और उनके ऐड होने से कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन के बढ़ने से जो पहले से बिज़नेस करते हैं उन्हें ये रिस्क क्रिएट करता है। तो ये थे सारे बिजनेस के रिस्क, जिसमें हमने सीखा कि कुछ नेचुरल रिस्क हैं और कुछ मैन मेड रिस्क हैं। मैन मेड रिस्क कुछ लेवल तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल रिस्क को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आप लेक्चर को पॉज करके यहाँ पर एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पॉइंट्स में क्या है। अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज मीन्स रीज़न क्या है रिस्क के। रिस्क तो है, यह कंफर्म है कि बिजनेस में रिस्क हो रहा है, लेकिन उसके रीजंस क्या हैं, हम उसके रीजंस पर डिस्कस करेंगे, कॉजेज पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है। सो कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में फर्स्ट पॉइंट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा, हमारे पुराने मशीन सारे ख़राब हो जाएंगे। अब हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब अब हमें न्यू मशीन्स चाहिए। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप देखें कि आज से 5 साल 10 साल पहले जो फ़ोन यूज़ होते थे, जो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते थे, उनमें बटन्स होते थे, मैन्युअली होते थे, और आज के फ़ोन जो हैं वो एंड्रॉयड है, टच स्क्रीन है। अब किसी कंपनी के पास पुराने फ़ोन्स जो मैन्युफैक्चर करने की मशीन्स थी, अब वो प्लांट तो बहुत बड़े प्लांट होते हैं, करोड़ों रुपए के प्लांट होते हैं। अब सडनली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और नई टेक्नोलॉजी में टच स्क्रीन फ़ोन आ गए। अब उन्हें वो फ़ोन्स बनाने के जो मशीन्स हैं वो हटाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी। सो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिज़नेस के लिए। दूसरा, आपने पहले के टेलीविज़न देखे होंगे कितने बड़े होते थे, या कंप्यूटर का आपने मॉनिटर देखा होगा कैसे एक बैंक में भी शायद अभी आपको कुछ जगह पर दिख जाएगा, एक डब्बे जैसा होता था। और अभी के जो मॉनिटर्स हैं या टेलीविज़न्स हैं वो क्या हैं, वो बिल्कुल LCD LED ऐसे आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पर होगा क्या, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो यूज़लेस हो जाएगी। सो अगर हम बिज़नेस में पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो ये बिज़नेस के लिए एक रिस्क का रीज़न है, कॉज है। सेकंड इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट की मीनिंग क्या होती है? सब्स्टिट्यूट की मीनिंग होती है कि उस प्रोडक्ट की जगह पर आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब मार्केट में जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाता है तो कंज्यूमर उस सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जब जैसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे ना आपको पॉइंट्स क्लियर होता जाएगा।
सपोज कीजिए कि आप लास्ट 10 साल से एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो है कॉलगेट, टूथपेस्ट है। सडनली मार्केट में पतंजलि आता है और पतंजलि उसमें पूरे बेनिफिट्स लेकर आता है हर्बल के। अब आपने पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने पहले एक छोटी पैकिंग परचेज की, आपने उस प्रोडक्ट को ट्राई किया, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा और अब आप हमेशा के लिए पतंजलि में डाइवर्ट हो गए, तो इसे कहेंगे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब जैसे ही आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट होंगे, पुराने प्रोडक्ट का जो सेल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो ऐसा करते होंगे। अब ऐसे में पुराने प्रोडक्ट्स जो थे उनका सेल रिड्यूस होने लगेगा, तो मार्केट में थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है। थ्रेट मीन्स ये समझो उनके लिए एक रिस्क है, एक लॉस है जो उनकी सेल को रिड्यूस करेगा। सेल रिड्यूस हो जाएगी तो प्रॉफिट भी रिड्यूस होगा। मीन्स पहले जो प्रोडक्ट एक अच्छी मोनोपोली बनाकर बैठा था, अब उसका सेल रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसके एक अच्छे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं। सो जैसे ही मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आएगा, कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे पर डाइवर्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, कंपटीशन। कंपटीशन इंक्रीज द बिजनेस रिस्क। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती जाएगी, बिजनेस का जो रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आज से 10 साल पहले इस एरिया में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट था और आज 5 रेस्टोरेंट हो गए। तो ये क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने की वजह से कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। पहले एक ही रेस्टोरेंट हुआ करता था, अगर वहाँ पर सारे टेबल्स बुक हो जाते थे तो कस्टमर को वेट करना पड़ता था, कस्टमर के पास चॉइस कम थी। लेकिन अब 5 रेस्टोरेंट है, कस्टमर वेट नहीं करेगा, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाएगा। तो कंपटीशन बढ़ी, कस्टमर को चॉइस भी मिली, अलग अलग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं रेस्टोरेंट्स में। तो ये बिज़नेस के लिए एक रिस्क है कि जैसे ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा वैसे जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल कम होता जाएगा, सेल रिड्यूस हो जाएगा। सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पतंजलि और कोलगेट का दिया, उसमें भी यही है। कोलगेट का सेल रिड्यूस हो गया, पतंजलि का सेल इंक्रीज होने लगा। पतंजलि अपने हर्बल बेनिफिट्स के साथ प्रोडक्ट को लेकर आए। पहले पतंजलि कुछ मेडिसिन्स में थे, फिर स्लोली उन्होंने कंज्यूमर गुड्स मीन्स जो हम डेली यूज़ करते हैं उन गुड्स को कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे बिस्किट्स हैं, टूथपेस्ट है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, टी, कॉफ़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हनी आती है। तो इन प्रोडक्ट्स में एंट्री कर दी। तो जैसे ही पतंजलि का सेल इंक्रीज होने लगा, उस फील्ड में जो दूसरे लोग थे जो वो प्रोडक्ट सेल करते थे, उनका सेल रिड्यूस होने लगा। सो कंपटीशन क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की मीनिंग होती है कि जब भी गवर्नमेंट कोई न्यू पॉलिसी लेकर आती है, उस न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट भी होते हैं, कुछ लॉसेस भी होते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा बिजनेस किसी एरिया में लास्ट 20 ईयर से चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब रूल्स ला दिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट रेसिडेंशियल एरिया के अंदर नहीं होगा, उन्हें रेसिडेंट एरिया से बाहर रखा जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। कौन सा पॉल्यूशन? एक एयर पॉल्यूशन। कहीं भी फैक्ट्री चल रही होगी, मशीन्स चल रहे होंगे तो वहाँ पर धुआं छोड़ा जाता है, एयर पॉल्यूट होता है। सेकंड, वाटर पॉल्यूशन। वहाँ पर बहुत सारा वाटर पॉल्यूट होता है क्योंकि फैक्ट्री में वाटर यूज़ होता है और उसका पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। अब गवर्नमेंट रूल्स लेकर आई कि आप अपनी फैक्ट्री को रेसिडेंशियल एरिया से निकालकर बाहर रखो, सिटी के किसी बाहर की एरिया में ले जाओ, किसी हाईवे पर ले जाओ, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाओ। तो जब भी ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हमारे बिजनेस को लॉस देते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो जाना, या सडनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आपके पास जितने भी वर्कर्स हैं उनका आपको इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है। अब ऐसा कोई रूल आ गया
और उस फैक्ट्री में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ऑनर को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के रूल्स को तो मानना ही है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानना है, और उन्होंने 100 वर्कर्स का इंश्योरेंस करवाया, तो उसकी वजह से उनके एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा। या फिर सडनली गवर्नमेंट ने जीएसटी अनाउंस कर दिया, या और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गवर्नमेंट के आते हैं, और उन रूल्स रेगुलेशन की वजह से बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, सो दैट इज बिजनेस रिस्क। सो फोर्थ पॉइंट हमने कंप्लीट किया, लेजिस्लेशन। नाउ पॉइंट नंबर 5, अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। नाउ अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। अब इंक्रीज और डिक्रीज होने के बहुत सारे रीजंस हैं। हो सकता है मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, ये भी हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये भी हो सकता है कि कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया। इन सब रीजंस की वजह से जो भी मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम या ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं अनसर्टेनिटी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर से हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है अब उसके सर्टेनली प्राइस डबल हो गए। सडनली प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए। मीन्स पहले जिस प्राइस पर रॉ मटेरियल आता था अब उसका प्राइस डबल हो गया। अब जैसे ही डबल हो जाएगा वहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये प्रॉब्लम होगी कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमें प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे और हमारा कंज्यूमर या कस्टमर सडनली डबल प्राइस देने के लिए एग्री नहीं होगा। तो ऐसे डिमांड्स जो हैं वो अनसर्टेन हैं, अनसर्टेनिटी होती रहती है डिमांड्स में। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 6, फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क क्या होगी, डैमेज टू द एसेट्स विच आर यूटिलाइज्ड इन बिजनेस क्रिएट्स फिजिकल रिस्क। नॉन फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, डैमेज इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्रिएट फिजिकल रिस्क। आपने गुड्स तो बनाए, प्रोडक्शन तो बनाया, लेकिन जब आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, कंज्यूमर तक पहुंचा रहे थे, कंज्यूमर के पास भेज रहे थे, रास्ते में वो डैमेज हो गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ट्रक का और हमारे गुड्स डैमेज हो गए, तो इसे कहते हैं फिजिकल रिस्क। आपने गुड्स बहुत अच्छे से बनाए, उसका प्रोडक्शन भी किया, हर एक बात का ध्यान रखा, उसकी पैकिंग भी अच्छी की, अब आप उसे ट्रक में लोड कर कर अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पूरा किसी खाई में गिर गया और ऐसी कंडीशन में पूरे गुड्स डैमेज हो गए, तो इसे कहते हैं फिजिकल रिस्क। गुड्स का ट्रांसपोर्ट होते एक्सीडेंट में गुड्स का ख़राब हो जाना फिजिकल रिस्क में कैलकुलेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस में रिस्क हैं जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम इन रिस्क को देखकर बिजनेस नहीं करेंगे, बिजनेस तो करेंगे। बिजनेस में रिस्क भी होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिस्क भी रहेगा। हर एक बात को ध्यान में रखकर, हर एक बात को माइंड में कैलकुलेट कर कर हम बिजनेस करेंगे। सो ये था बिजनेस का फिजिकल रिस्क। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने बिजनेस के रिस्क देखे कि बिजनेस का रिस्क क्या होगा, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होंगे। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें मैं आपको प्रोफेशन एक्सप्लेन करूँगा और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं हमने क्या सीखा था। तो फर्स्ट डे पर मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में क्या सिखाया था कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई टाइप नहीं होता। अब अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सीधा आप ये मत देखना, देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक का कोई टाइप नहीं होता।
अब हमने बिजनेस को कवर कर लिया, बिजनेस के सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोफेशन सीखेंगे और उसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट देखेंगे। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।